जागृति क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको ये जान करके बहुत खुशी होगी कि पिछले 8 साल से हम लोग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे मेहनत से, अच्छे मार्गदर्शन से और सटीक रणनीति से जितने भी बच्चों को हमने पढ़ाया है, उनमें से काफ़ी कुछ बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी अच्छे मुकाम पे हैं। काफ़ी सारे बच्चे IITs में हैं, मेडिकल में भी सेलेक्ट होकर के अपनी सेवाएं मेडिकल सेक्टर में दे रहे हैं। और इसी पड़ाव में, इसी नेक्स्ट चरण में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब जागृति क्लासेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर के आया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना के कारण से जितनी भी अपनी ऑफलाइन पढ़ाई है वह बाधित हो गई है, तो उस बाधा को दूर करके और हमारा और आपका कम्युनिकेशन एकदम सही सटीक रख करके पुनः जागृति क्लासेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आया है, जिसके माध्यम से अब न केवल जैसलमेर के बच्चे अपितु राजस्थान और पूरे के पूरे भारत के बच्चों को साइंस, मैथ्स और इंग्लिश और आप 6 से लगा करके 12 तक की स्कूलिंग, साथ ही साथ जेई और नीट की तैयारी के लिए आपको अब कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इन सभी क्लासेस का आपको यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ होगी। तो यह बहुत खुशी की बात है। और इसी चरण में मैं आपको बता देता हूं कि 1 सितंबर से हमारा ऐप जो है वह लॉन्च होने वाला है। इस ऐप के माध्यम से आप सभी बच्चे, आप चाहे किसी भी गांव में हो, ढाणी में हो, चाहे कहीं पे भी बैठे हो, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप आसानी से कहीं पर भी बैठ करके हमारी इस क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतर रख सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे विगत विषयों के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आप सभी तक इस ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे। और आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि न केवल राजस्थान के बल्कि दिल्ली की फैकल्टी के द्वारा और साथ ही साथ जयपुर, जोधपुर की फैकल्टी के द्वारा भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को यहां पर तैयार करवाया जाएगा। और मुझे उम्मीद ही नहीं, बिल्कुल यकीन है कि आप इस हमारी डिजिटल क्रांति में आप जरूर इसका एक हिस्सा बनेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होगा मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और आपको आज एक मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उसका हम थोड़ा सा बेसिक परिचर्चा करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति न केवल हमारे 9, 10, 11, 12 के लिए ही नहीं, बल्कि कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। हम एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे ताकि 9th क्लास वाला बच्चा भी उस चीज को उतने ही अच्छे से समझ सके जितना कि एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है। तो आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। देखिएगा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका कारण यह है कि छोटे से एग्जाम से लगा करके, स्कूल लेवल के एग्जाम से लगा करके यूपीएससी तक में इस तरीके के क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो अगर आपका बेसिक एकदम क्लियर है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज हमें कभी समझ में नहीं आई है, तो आप एकदम सही जगह पे हैं। आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर करूंगा और बेस से हम स्टार्ट करके हायर लेवल तक इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जिस टॉपिक का हमने नाम लिखा है उस टॉपिक का मतलब भी हमें समझ में आना चाहिए कि हम किस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसकी जो डेफिनेशन है वह अंग्रेजी में बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है, ठीक है। तो देखिएगा, ट्राई की अगर मैं बात करूं तो ट्राई का जो मतलब होता है वो होता है 3, ठीक है। गोनों का जो मतलब होता है वह होता है भुजाएं। और मेट्री जो है वो मेट्रॉन शब्द से आया है, इसका मतलब होता है मापन। अब देखिएगा, हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। हमारी जो
यहां पर हेडिंग है वही हमारे पूरे के पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही है, एक ही जगह पे, एक ही लाइन पे। तो देखिएगा, तीन भुजाएं, ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइए कि तीन भुजाएं कौन सी आकृति की होती है, और आपके दिमाग में पहले ही क्लिक हो गया होगा कि तीन भुजाओं का मतलब हमारा क्या होगा, त्रिभुज। एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिनकी तीन ही भुजाएं और तीन ही कोण परिभाषित होते हैं वो कहलाती है त्रिभुज। इसका मतलब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है वो पूरा का पूरा त्रिभुज के ही इर्द गिर्द घूमेगा। हमें जितनी भी वहां पे परिचर्चा करनी है, जितने भी कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं, वो सारे के सारे त्रिभुज से रिलेटेड ही समझने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हैं और उससे संबंधित जितने भी मापन होते हैं उनका अध्ययन हम जिस गणित की शाखा में करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, अब दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिएगा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति का मतलब त्रिभुज होगा। अब मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि अगर हम त्रिभुज की बात करें तो ये आपके सामने मैंने एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज को देखते आपको पता चल रहा होगा कि अगर इस त्रिभुज को हम नाम दे दें, ठीक है, ये शीर्ष हम ए दे दें, यह बी दे दें और यह सी दे दें, और मैं बोल देता हूं कि यह कोण बी जो है वो समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। इसका मतलब इस त्रिभुज को हमने एक पर्टिकुलरली चीज में कन्वर्ट कर दिया और वह चीज है इस त्रिभुज का गुण कोण बी पर आधारित है। कोण बी का मान अगर 90 डिग्री है तो आप सभी को पता होगा इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, इस त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। अर्थात किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, एक कोण समकोण हो जाए तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में एक से ज्यादा 90 डिग्री के कोण संभव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब सुनिएगा, हमारी जो त्रिकोणमिति की परिभाषा थी उसमें ये बोला गया था तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक आकृति है जो तीन भुजाओं से घिरी है और बंद आकृति है, अर्थात त्रिभुज है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज में कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है, तो ज्यादातर बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमें 90 डिग्री का कोण दे रखा हो तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, समकोण होती है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर मैं बोलूं इन शेष दो भुजाओं में कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि लंब कौन सा, आधार कौन सा, और 90% बच्चे बोलते हैं ए बी लंब है और बी सी आधार है। जबकि सुनिएगा, मैं यही बोल रहा हूं, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर ए बी लंब और बी सी आधार है, यह फिक्स नहीं है, यह निश्चित नहीं है। अब सुनिएगा, बोले सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो अभी तक पढ़ा है कि ए बी लंब होगा, बी सी आधार होगा। नहीं, अगर मैं यहां पर कोण सी को थीटा, कोण सी को थीटा, पुनः देखिएगा एक नया वर्ड आया है, उस नए वर्ड का नाम है कोण। हमारे घर में एक मेहमान आया है नया, और उस नए मेहमान का नाम है कोण। तो सुनिएगा, थीटा कोण के सम्मुख वाली भुजा जो होती है वो हमेशा लंब होती है। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और शेष तीसरी भुजा जो है वह क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि कोण थीटा के सम्मुख या इसके सापेक्ष कौन सी भुजा लंब होगी तो ए बी भुजा लंब होगी। ठीक है, और आधार कौन सा हो जाएगा, बीसी, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण भुजा हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ कर रहा हूं भाई, है ना, ताकि त्रिभुज के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अभी मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा कोण, देखिएगा गौर से देखिएगा, ये कोण। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये वास्तविकता में कोण होता क्या है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या कोई राशि, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, यह इस स्थान पर खड़ा है, ठीक है, और थोड़ी देर पश्चात वह इस स्थान पर आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो मोशन है या जो इसकी गति है, यह गति कौन सी गति है, रैखिक गति है। ध्यान दीजिएगा, रैखिक गति है, मतलब इसे हम बोल सकते हैं लीनियर मोशन। कौन सी गति, रैखिक गति। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, थोड़ी देर पश्चात मैं यहां पर आ जाता हूं, ठीक है, तो मेरे में कुछ परिवर्तन हुआ।
वह परिवर्तन पहले थोड़ी देर पहले वहां था, अब यहां आया हूं तो यह परिवर्तन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और इंच में नापा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूं, मैं यहां पे खड़ा हूं और ऐसे हो गया, अभी भी कुछ परिवर्तन हुआ। पहले मेरी स्थिति ये थी, अब स्थिति मेरी ये हो गई। तो ये जो परिवर्तन है यह ना तो सेंटीमीटर में, ना मीटर में, ना किलोमीटर में नापा जा सकता है। तो पहले वाला परिवर्तन रैखिक परिवर्तन था, दूसरा वाला परिवर्तन कोणीय परिवर्तन होता है। तो कोणीय परिवर्तन को नापने की जो इकाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अर्थात अगर मैं बोलूं कि एक रेखा हम लेते हैं यहां से, यह हमारी प्रारंभिक रेखा है, ठीक है, और इसके पश्चात एक और रेखा लेते हैं, यह हमारी दूसरी रेखा है, ठीक है। देखिएगा, एक प्रारंभिक रेखा है और दूसरी द्वितीयक रेखा है। तो मान लीजिए ये O है, इसे मैं A दे देता हूं, ये हमारा B हो जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच में कुछ परिवर्तन हुआ। पहले आप देख सकते हैं OB ऐसे था, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ तो क्या बना? OA बना। तो OB से OA में कुछ परिवर्तन हुआ, तो यह परिवर्तन रैखिक परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन कोणीय परिवर्तन है। तो कोणीय परिवर्तन को नापने वाली जो इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, ठीक है। और कोण को हम साधारणतः थीटा से लिखते हैं, जरूरी नहीं कि कोण को थीटा से लिखा जा सकता है। कोण को लिखने के लिए हम अल्फा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, गामा भी ले सकते हैं, डेल्टा भी ले सकते हैं, साई भी ले सकते हैं, फाई भी ले सकते हैं। जितना मुश्किल बनाना है उसको आप इस नोटेशन से मुश्किल बना सकते हैं। बस ये केवल प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, ठीक है। तो ये सारी की सारी राशियां किसी कोण को निरूपित करने के काम आती है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं अच्छी, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए हमने यहां पर एक त्रिभुज लिया, ठीक है। इस त्रिभुज में आप गौर से देखिएगा, इस त्रिभुज का नाम हमारा एबीसी है, एबीसी है, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो कि अगर मैं इस रेखा की बात करूं तो आप गौर कीजिएगा, और इस रेखा की बात करूं तो पुनः देखिएगा, किसी त्रिभुज के निर्माण में भी एक कोण का बहुत बड़ा योगदान है। यह प्रारंभिक रेखा हो गई, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ तो द्वितीयक रेखा आ गई। तो प्रारंभिक रेखा, द्वितीयक रेखा या फिर अंतिम रेखा के मध्य जो कोणीय परिवर्तन हुआ उसी के कारण से ही तो इस कोण का निर्माण हुआ, और इस कोण के निर्माण के कारण से ही तो हमारा त्रिभुज एबीसी बना। तो इसलिए त्रिभुज जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण इसमें बनने वाला कोण है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दो आसन भुजाओं, दो आसन भुजाओं के मध्य का कोणीय परिवर्तन जो है वह क्या कहलाता है? कोण कहलाता है, कोण कहलाता है, ठीक है जी। चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे अगर त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो सीधा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पे आ जाते हैं, उनको बेसिक नहीं पता होता। या ज्यादातर जो लोग हैं वो सीधे साइन कॉस टेन पे आ जाते हैं, बेसिक नहीं बताते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा तो कोई भी टाइप का एग्जाम हो तो आप उससे चूकेंगे नहीं, ठीक है। और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की यही खासियत है कि जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिस रिलेटेड हम पढ़ेंगे, उन सभी को आपको मैं एकदम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करके 100% तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा। ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया, इसे समझिएगा कि अगर मैं बोलूं सबसे पहले कि यह गणित की शाखा है, ठीक है। अब गणित की शाखा बीज गणित भी हो सकती है, ज्यामिति भी हो सकती है, और खूब सारी शाखाएं होती हैं। यह गणित की शाखा है। अब इस गणित की शाखा में ऐसी क्या खासियत है कि इसको त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है? तो सुनिएगा, गौर कीजिएगा, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसमें किसी
समकोण, ये चिन्ह समकोण का है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब ये संबंध का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक समकोण त्रिभुज है, हम त्रिभुज ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। गौर से देखिएगा, इसका नामकरण भी कर देते हैं भाई, ठीक है, नामकरण करते हैं। मान लीजिए शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है, ये कोण 90 डिग्री का है। मैंने आपको पहले ही बोला त्रिकोणमिति में हम सदैव एक समकोण त्रिभुज का ही यहां पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये अपने पास कोण 90 डिग्री का है। अब सुनिएगा, अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी क्या है, इसकी एक भुजा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये ए बी है और ये ए सी एक भुजा है, ए बी भी एक भुजा है, ठीक है। और यहां पर बी सी भी क्या है, एक भुजा है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर कोण थीटा हम ये ले लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब सुनिएगा, इस त्रिभुज में कोण थीटा और उसकी भुजाएं लंब, कर्ण एवं यहां पर आधार। अगर गणित की जिस शाखा में हम इस कोण थीटा एवं इनकी भुजाओं ए बी, बी सी और ए सी के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, वही संबंधों का अध्ययन गणित की जिस शाखा में पढ़ा जाता है, वही शाखा क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती। अगर आपको कोई पूछ ले त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है, तो आप सिंपली बता सकते हैं, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के मध्य अध्ययन का, अब के मध्य संबंधों का अध्ययन जिस गणित की शाखा में किया जाता है, वही क्या कहलाती है, हमारी त्रिकोणमिति कहलाती है, ठीक है। बात सिंपल सी, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं वही तो परिभाषा के रूप में यहां पे समझ रहे हैं, तो दोनों में कोई फर्क वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करें कि कौन कौन से ऐसे संबंध हैं जो कि यहां पर त्रिकोणमिति में परिभाषित होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखने को मिलते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें से मैं आपको एक एक करके बता देता हूं यहां पे, ठीक है। पहला साइन थीटा, फिर बात करेंगे कॉस थीटा की, ठीक है। फिर यहां पर टेन थीटा, अब बात करेंगे यहां पे कॉट थीटा की, फिर बात करेंगे सेक थीटा की, फिर बात करेंगे कोसेक थीटा की, ठीक है। ये चीज क्लियर है सभी को। अब सुनिएगा, अगर हमने किसी समकोण त्रिभुज की बात करी, फिर से यहां देख लीजिएगा, अगर हमने किसी समकोण त्रिभुज की बात करी, तो इस समकोण त्रिभुज में हम निर्धारित करते हैं क्या, ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री का, ठीक है। यह भुजा कौन सी, कर्ण, बार बार देखेंगे तो चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली भुजा कौन सी आपके यहां पे देखिएगा, ये भुजा हो जाएगी आपके पास क्या, लंब, और ये हो जाएगी आपके पास आधार। क्या मैंने सही लिखा है? अगर कुछ बच्चे समझ रहे होंगे तो यह दिख रहा होगा आपको कि अभी ये मैंने सही नहीं लिखा है। कारण क्या है? क्योंकि इस ए बी भुजा को लंब मैं तभी बोल सकता हूं जब मैं इस कोण को थीटा बोलूं और बोलूं इस थीटा कोण के सापेक्ष कौन सा लंब है। चीज समझ में आ रही है सभी को ना? तो अगर ये थीटा नहीं लिखा हुआ है और मैंने इस भुजा को लंब लिखा है तो यह एकदम सही नहीं है, सरासर गलत है। तो यहां पर थीटा के सम्मुख वाली भुजा क्या होगी, यहां पर लंब होगी। बात क्लियर होगी आपको? अब सुनिएगा, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा का जो मान होगा वह हमारे पास किसके बराबर होगा, लंब बट्टे कर्ण के बराबर। कॉस थीटा का मान आधार बट्टे कर्ण के बराबर। टेन थीटा का मान आपके पास आ जाएगा लंब बट्टे आधार के बराबर। वैसे कॉट थीटा की बात करूं तो आधार बट्टे लंब, ठीक है। और उसी तरीके से सेक थीटा की बात करूं तो यह आएगा अपने पास कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा की बात करूं तो यह आ जाएगा अपने पास कर्ण बट्टे लंब के बराबर। चीज क्लियर हुई सभी को?
ठीक है, यह इनके मान होते हैं। साधारणतः आपको इस फॉर्मेट से समझाया जाता है, LAL KK, है ना। ये लंब बट्टा कर्ण साइन हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा टेन थीटा। जस्ट इसका उल्टा सेक थीटा आधार बट्टा लंब, कोसेक यहां पर आ जाएगा आपके पास, सॉरी कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, और यहां पर कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब के बराबर होगा। ठीक है, चीज समझ में आ गई होगी आप सभी को, है ना। अब सुनिएगा, ये सब तो ठीक है। अब अगर हमें इसे कंपेयर करना है उससे, तो त्रिभुज से भी कंपेयर कर सकते हैं। लंब का मतलब कितना है भाई, AB है, और यहां पर कर्ण का मतलब AC भुजा। उसी प्रकार से आधार का मतलब यहां पर क्या है, BC भुजा है, ठीक है, और कर्ण का मतलब क्या होगा, AC भुजा। टेन थीटा का मतलब लंब बट्टे आधार, लंब का मतलब है यहां पर AB भुजा, ठीक है, और आधार का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, BC भुजा। वैसे कॉट सेक कोसेक में भी हम बता सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यह तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले कि साइन थीटा की परिभाषा क्या होती है, अब मामला गड़बड़ हो गया। साइन कॉस टेन कॉट सेक पढ़ा तो है, लेकिन परिभाषा कभी किसी ने नहीं बताई। अब सुनिएगा, बहुत ही आसान सी परिभाषा है, जो हमें दिख रहा है वही इसकी परिभाषा है। सुनिएगा, अगर हम पूछे कि किसी समकोण त्रिभुज के लिए दिए गए कोण थीटा हेतु, दिए गए कोण थीटा हेतु साइन थीटा की क्या परिभाषा होगी, तो सुनिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण थीटा हेतु साइन थीटा उस समकोण त्रिभुज की लंब भुजा और कर्ण भुजा का ही अनुपात होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं यही बोल रहा हूं आपको कि ये जो अपने कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, वह कॉन्सेप्ट जो है, परिभाषाएं कुछ अलग नहीं है। परिभाषाएं जो यहां पर मैंने लिख रखा है उसी से बनती है। कोई पूछे कि सर साइन थीटा तो बता दिया, कॉस थीटा बताइए। अब सुनिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में किसी दिए गए कोण थीटा हेतु, फिर से सुनिएगा, किसी दिए गए कोण थीटा हेतु उस समकोण त्रिभुज की आधार भुजा और कर्ण भुजा का जो अनुपात होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉस थीटा कहलाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं, बहुत इजीली हम परिभाषाएं बना रहे हैं क्योंकि हमने बेसिक को समझा है। ठीक है, अगर हम बेसिक को समझ करके चलेंगे तो परिभाषाएं रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ सकते हैं। और यही आसान तरीका आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर जगह हर सब्जेक्ट में दिखाई देने को मिलेगा। चाहे हम स्कूलिंग की बात करें, चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात करें, हर जगह आपको इसी तरीके से, बेसिक तरीके से आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर किए जाएंगे, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको वो सारी की सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आने लगेगी। बात समझ में आ रही है सभी को? तो इस ऑनलाइन प्रोग्राम में न केवल ऑनलाइन क्लासेस, इसके साथ साथ हमने यहां पर टेस्ट सीरीज भी है, डाउट सेशन भी है, और जितने भी आपको यहां पर चीजें पढ़ाई जाएगी उसकी PDF फॉर्मेट के नोट्स भी उस ऐप में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, 1 सितंबर वो ऐतिहासिक दिन है जहां पर, जिस समय इस डिजिटल क्षेत्र में शिक्षा के रूप में एक बहुत बड़ी क्रांति आपको देखने को मिलेगी, जिसमें न केवल कंपटीशन, अभी तक आपने देखा होगा कि सब लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं। कोरोना काल में स्कूलिंग वाले बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई है। इस चीज को हमने दिमाग में रखते हुए स्कूलिंग के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है और आगे फ्यूचर में भी, इस ऐप के माध्यम से आप उस पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल को अपने एक मोबाइल में एक क्लिक से आप सारी की सारी चीजें अवेलेबल होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि किसी चीज को आपको वापस रिवाइज करना है तो पुनः उस वीडियो को खोल करके 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, उसको कितनी बार भी प्ले कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। सुबह शाम रात कभी भी आपको उसको ओपन करके देख सकते हैं, जैसे आपको समय मिलता है वैसे आपको उसको वहां से ओपन करके आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये सबसे बड़ा फायदा। तो इस क्रांति में मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, आप सभी के सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे भारत के किसी भी प्रांत के हों, आपको यहां पर हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम में NCERT, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि NCERT जो है वह ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह है। तो NCERT के द्वारा ही आपको ऑल ओवर इंडिया में सारी जगहों को कवर करते हुए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों माध्यम के द्वारा ही आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आपको इस रिलेटेड कोई भी आपको ना तो डाउट रहेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से यहां पर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 सितंबर आप ध्यान रखिएगा, यह ऐप लॉन्च होने वाला है और इससे रिलेटेड मैं आपको और भी जानकारियां देता रहूंगा। तो देखिएगा, यहां पर
ये अपने पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सभी का बता दिया। अब सुनिएगा, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देखिएगा मैं भी आपको बता देता हूं। साइन थीटा जो होता है इसका रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम जो होता है वो 1/cosec थीटा, ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी का पहला फेज है, ठीक है। सेकंड आपके यहां पर इसको मैं फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं, इसका सेकंड पार्ट अगर मैं बात करूं cos थीटा का, तो cos थीटा का वैल्यू 1/sec थीटा, और थर्ड पार्ट यहां से अपने पास आ जाएगा tan थीटा का वैल्यू 1/cot थीटा, ठीक है। अब सुनिएगा, इन प्रॉपर्टीज को क्या किया जाता है, रटवाया जाता है, ठीक है। रट्टा मारो, क्या किया जाता है, रटवाया जाता है। रट्टा मारो, इसको याद करो, लर्न करो, 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार करो, लेकिन समझाता क्यों नहीं है कोई कि साइन थीटा का वैल्यू 1/cosec थीटा ही क्यों हुआ। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। बोले सर साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा तो हुआ, लेकिन सवाल क्या है, ऐसा क्यों हुआ। हम जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू 1/sec थीटा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्यों है। tan थीटा का वैल्यू 1/cot थीटा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर से यही है कि यह क्यों है, ठीक है। साइन को हम 1/cos क्यों नहीं लिख सकते, साइन को 1/sec क्यों नहीं लिख सकते, साइन को 1/cot क्यों नहीं लिख सकते, साइन को 1/cosec ही क्यों लिखा है, ठीक है। तो सुनिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, यहां से ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का वैल्यू L/K, तो गौर से देखिएगा कहीं आपको K/L दिखाई दे रहा है क्या। अरे मामला ही यहीं पे खत्म हो गया भाई साहब, अच्छे से गौर से देखो, आपको यहां पे ध्यान देना होगा। cos थीटा का वैल्यू आधार बट्टे कण है, A/K है, कहीं पर K/A दिखाई दे रहा है क्या, ये लो भाई साहब ये दिखाई दिया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमने बेसिक पढ़ा, फिर से tan थीटा का जो वैल्यू है वो लंब बट्टे आधार है, कहीं आधार बट्टे लंब दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो भाई साहब ये दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं उसको आप बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। उसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं, वो कहां से आया उसकी आपको डेरिवेशन तक पता हो जाएगी, तो रटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूं सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें आता है एक tan थीटा का वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। उसके बाद में cot थीटा का जो वैल्यू है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। फिर से सभी को पता होगा tan थीटा का वैल्यू sin अपॉन cos होता है और cot थीटा का वैल्यू cos अपॉन sin होता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है। हम tan को cos अपॉन sin क्यों नहीं लिख सकते, हम tan को sec अपॉन cosec क्यों नहीं लिख सकते, हम ओनली sin अपॉन cos ही क्यों लिख रहे हैं। फिर से देखिएगा, मैं फिर से पीछे वाली स्लाइड पे जाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां से मैंने अभी आपको क्या बोला कि tan थीटा आपको दिखाई दे रहा है यहां पर L/A है, ठीक है, और उसका वैल्यू sin थीटा अपॉन किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। तो आप देख सकते हो यहां पे कि sin थीटा का जो वैल्यू है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ही अच्छा और शानदार कॉन्सेप्ट है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, L/A, ठीक है, सॉरी, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं L/K, और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, A/K, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, L/A। तो गौर से देखिएगा L/A जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है tan थीटा के इक्वल। तो बहुत ही इजीली हम देख सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू जो होगा वो L/A के इक्वल होगा, मींस sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि cot थीटा का जो वैल्यू है cos अपॉन sin है, क्योंकि cos को हम लिख सकते हैं A/K, cos को हम लिख सकते हैं क्या, K/A, और sin को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर K/L। फिर से अपन देख सकते हैं, एक सेकेंड सुनिएगा, यहां पर आपका साइन थीटा आएगा, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पे A/K लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम L/K लिख सकते हैं, K से K कैंसिल हो जाएगा, A/L आएगा, A/L किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम और भी देखेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज देख लेते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आता है आपके पास 1/cos
tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड वन आता है आपके पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या, cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये तीन त्रिकोणमिति की इनइक्वालिटीज हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, क्या कि जितने भी राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल के टॉपर्स बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी सौगात है। वह सौगात ये है कि हम 201 विद्यार्थियों को यह संपूर्ण कोर्स फ्री में देंगे। कितने विद्यार्थियों को? 201। लेकिन उसकी कंडीशन है कि वह सरकारी विद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए। ठीक है, सरकारी स्कूल का जो विद्यार्थी है वह होना चाहिए, और साथ ही साथ वह उस विद्यालय का टॉपर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, जिन बच्चों को आगे बढ़ने की आकांक्षाएं हैं, उनके लिए हम सदैव तत्पर हैं, सदैव तैयार हैं। जागृति परिवार आपके सहयोग के लिए हमेशा यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको इस 201 विद्यार्थियों को, जो इस ऐप को लॉन्च, जो ऐप जो लॉन्च होगा, उसी ऐप के लॉन्चिंग के साथ साथ में 201 विद्यार्थियों को फ्री में कोर्स दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए है कि वह सरकारी स्कूल का विद्यार्थी हो और टॉपर हो। तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैं यहां पर एक नंबर लिख लेता हूं। एक नंबर है यहां पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, स्कूल का नाम, ठीक है, और अपनी मार्कशीट जो भी आपके लास्ट क्लास की है, वह आप इन सभी को क्या करें, व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। ठीक है, व्हाट्सएप करना है आपको इस नंबर पर, ताकि हम उन विद्यार्थियों को यह कोर्स अवेलेबल करवा सके। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे, और जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, आप इस नंबर पर अपना पूरा डिटेल व्हाट्सएप कीजिए, और 201 विद्यार्थी जो टॉपर है, सरकारी विद्यालय के हैं, उन सभी को टोटली निःशुल्क हम क्या देंगे, इस कोर्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी ही, और आप सभी से यह आग्रह रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस दिए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सेवा के माध्यम से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।